हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 में क्या है? नागरिक शास्त्र। अध्याय 3 कौन सा है? चुनावी राजनीति का सेशन 3। पहला और दूसरा सेशन आपके पास पहुंच गया है। जैसा कि आपसे वादा किया था कि इस पार्ट से 3 सेशन जाएगा, तीसरा सेशन छोटा होगा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये चैनल फिर सक्रिय किया गया है। बीच में बंद कर दिया गया था, पर आप लोगों ने दबाव डाला कि हमें उससे लाभ हो रहा है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो उस आधार पे फिर से वीडियो जाना आपके पास शुरू हो गया है। वीडियो पढ़ रहे हैं, आप लोग फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, देखने का प्रयास करें। तो चलिए, ये तीसरा सेशन है। तीसरा सेशन का पहला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 21वें संविधान संशोधन द्वारा, या 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब ये 42वां संविधान संशोधन आया। संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था, इसीलिए इसे हम लघु संविधान कहते हैं। फिर 44वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो तत्कालीन सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने कमियां की थी, उन कमियों को दूर किया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार ने ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किया था। फिर है 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये भाई सी है, ये डी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए तो है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए है 23 वर्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। आपसे न्यूनतम आयु पूछा गया है चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे जाए। प्रश्न नंबर 3, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने एवं मतदान की तारीख के बीच प्रायः चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने एवं मतदान की तारीख के बीच प्रायः चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 1 सप्ताह समय दिया जाता है, या 2 सप्ताह समय दिया जाता है, या 3 सप्ताह समय दिया जाता है, या 4 सप्ताह समय दिया जाता है?
भाई उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने एवं मतदान की तारीख के बीच प्रायः चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है 2 सप्ताह। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहा जाता है? यह है बनाए गए नियमों को। बनाए गए नियमों को क्या कहा जाता है? नामांकन कहा जाता है, चुनाव अभियान कहा जाता है, आचार संहिता कहा जाता है या मतदान कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को कहा जाता है आचार संहिता। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव तेलुगु देशम पार्टी के किस नेता ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था? 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव तेलुगु देशम पार्टी के किस नेता ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था? तो के चंद्रशेखर राव ने दिया था, या NT रामाराव ने दिया था, या चंद्रबाबू नायडू ने दिया था, या जयललिता ने दिया था। तो जयललिता तो समझ लीजिए तमिलनाडु मद्रास से यहीं पे कट गया। अब ये 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा देने वाले थे NT रामाराव। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था? वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था? समाजवादी पार्टी ने दिया था, या बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, या कांग्रेस पार्टी ने दिया था, या भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? तो 2014 में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, 26 जनवरी 1919 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों को कितनी सीटें आरक्षित की गई थीं? कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? देखिए, इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि अनुसूचित जातियों के लिए 79 सीटें आरक्षित की गई थी। पर अभी क्वेश्चन है, अभी जो प्रश्न आपके सामने है 26 जनवरी 1919 की स्थिति के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा। इसके पहले सेशन में आपको 79 बता चुका हूँ, पर अभी तारीख समय दे दिया गया है 26 जनवरी 1919 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 84 सीटें, 74 सीटें, 64 सीटें या 94 सीटें? तो अभी आरक्षित की गई हैं 84 सीटें। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहीं पे अनुसूचित जनजातियों से भी आप प्रश्न है, उसके बारे में भी समझ लीजिए। 26 जनवरी 1919 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 37 सीटें आरक्षित हैं।
या 47 सीटें आरक्षित हैं, या 57 सीटें आरक्षित हैं, या 67 सीटें आरक्षित हैं। तो 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो हैं 47। मतलब अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47। समझिए, अनुसूचित जातियों के लिए 84, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ था? प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ था? 1970 में, 1975 में, 1980 में, या 1985 में? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। 1980 में M.B. हनीफा ने किया था इस मशीन का आविष्कार। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? अभी बता चुका हूं। तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती मिल की रूपरेखा रखी थी। जेम्स वाट ने भाप इंजन की रूपरेखा रखी थी। मैकमिलन ने पैर से चलाने वाली साइकिल की रूपरेखा रखी। वोटिंग मशीन का आविष्कार करने वाले थे M.B. हनीफा। M.B. हनीफा, आर्कराइट सूती वस्त्र, जेम्स वाट भाप इंजन, मैकमिलन साइकिल से संबंधित हैं। M.B. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य के 6 शहरों में आयोजित की गई एक सरकारी प्रदर्शनी में आम जनता ने ईवीएम मशीन को पहली बार देखा था? किस राज्य के 6 शहरों में आयोजित की गई एक सरकारी प्रदर्शनी में आम जनता ने ईवीएम मशीन को पहली बार देखा था? तो ये उत्तर प्रदेश में देखा था, या पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में? तो लोगों ने पहली बार ईवीएम मशीन को देखा था तमिलनाडु के 6 शहरों की प्रदर्शनी, 6 शहरों में आयोजित की गई प्रदर्शनी में देखा था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस सन में बनाया गया? तो देखिए, ये बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया गया था 1989 में। आप समझ लें बात को अच्छी तरह। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाए जाने का निर्णय लिया गया था 1989 में। पर ये पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस सन में बनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, 1993 में, 1994 में, 1995 में, या 1996 में? तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था, 3 सदस्यीय 1993 में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, B.S. रमा देवी, या सुकुमार सिंह? देखिए, राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। सुशील कुमार चंद्रा या सुशील चंद्रा राजीव कुमार से पहले थे, यानी राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा से ये पद सुशील चंद्रा के बाद ग्रहण किया था। पहले सुशील चंद्रा जी थे, फिर राजीव कुमार जी। एक नाम आया है B.S. रमा देवी। ये 16 दिन तक निर्वाचन आयुक्त के पद पर काम किए थी। राज्यसभा की पहली महासचिव भी थी और निर्वाचन आयोग की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त भी ये ही बनी। अब पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जा रहा, तो पहले निर्वाचन आयुक्त हैं
सुकुमार सिंह। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, निर्वाचन आयोग को जब बहुसदस्यीय बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था? निर्वाचन आयोग को जब बहुसदस्यीय बनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे या राजीव गांधी थे? निर्वाचन आयोग को जब बहुसदस्यीय बनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल विरोधी संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया या 1985 में पारित किया गया या 1990 में पारित किया गया या 1995 में पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 1985 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयोग या आयुक्त, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन बनी? तो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त मिलियन बेथू, ये संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी थी। किरण बेदी आईपीएस अधिकारी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब आप समझ गए होंगे बीएस रमा देवी भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त बनी। बीएस रमा देवी भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त बनी। ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव भी बनी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, बीएस रमा देवी ने निर्वाचन आयोग के पद पर कितने समय तक कार्य किया? प्रश्न नंबर 16, बीएस रमा देवी ने निर्वाचन आयोग के पद पर कितने समय तक कार्य किया? पूरे 5 साल तक कार्य किया या 2 साल तक कार्य किया या 51 दिन तक ही कार्य किया या केवल 16 दिन तक कार्य किया? तो बीएस रमा देवी ने निर्वाचन आयोग के पद पर केवल और केवल 16 दिन तक ही कार्य किया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जिसने निर्वाचन आयोग के पद पर भी काम किया। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जिसने निर्वाचन आयोग के पद पर भी काम किया, तो उनका नाम क्या है? किसने काम किया है? जयललिता ने या ममता बनर्जी ने या मायावती ने या बीएस रमा देवी ने? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी जिसने निर्वाचन आयोग के पद पर भी काम किया? तो वो थी बीएस रमा देवी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार, सुशील चंद्र, आरबीएस पेरी शास्त्री या टीएन शेषन? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वो हैं राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान में किन अनुच्छेदों में है? चुनाव आयोग का वर्णन संविधान में किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नहीं भाई, नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 तक। हाँ भाई, चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक है।
14 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। आपसे प्रश्न पूछा गया है चुनाव आयोग का वर्णन संविधान में किन अनुच्छेदों में है, तो ऑप्शन बी देखें, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, उस चुनाव आयुक्त का नाम बताएं जिसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। प्रश्न नंबर 20, उस चुनाव आयुक्त का नाम बताएं जिसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। तो ये टी.एन. शेषन थे, या सुशील कुमार चंद्र थे, या राजीव कुमार थे, या R.B.S. पेरी शास्त्री थे। तो वो चुनाव आयुक्त जो राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़े थे वो थे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन को भारत के किसी पार्टी ने नहीं केवल एक पार्टी शिवसेना ने समर्थन किया था, और भारत की किसी पार्टी ने इनका समर्थन नहीं किया कि नारायणन के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? आनंदीबेन पटेल, या श्री राज प्रताप सिंह, या केशव प्रसाद मौर्य, या अखिलेश यादव। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो देखिए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ये राजनीतिक पार्टियों के दल हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा रहा, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राज प्रताप सिंह। आप जैसा कि आपसे बोला था कि लघु उत्तरीय प्रश्न इसी सेशन में होंगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में है पहला प्रश्न, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? पहला प्रश्न, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? तो देखिए, आप जो लिखने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, तो इसका उत्तर देना चालू करेंगे, तो लिखना चालू करेंगे, चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों की खबरें अखबार और टीवी चैनलों पर प्रायः आती रहती हैं एवं राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर अनर्गल आरोप भी लगाए जाते हैं। इन गड़बड़ियों की सूचना क्या होती है, उनके मुख्य बिंदुओं को भी देखा जा सकता है, जैसा कि मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब होने की सूचना, या शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की बात आ जाती है। जो सरकार में रहती है, जो दल सत्ता में रहता है, वो सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करने लगता है। चुनाव अधिकारियों द्वारा अड़ंगा डालकर धीमा मतदान कराया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जिस पार्टी का वोट ज़्यादा पड़ना होता है, तो उस पार्टी के वोट को कम करने के लिए दूसरे दल उस पर अड़ंगा लगाते रहते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गड़बड़ी आती है निर्वाचन आयोग के सामने। अमीर एवं धनाढ़ व्यक्ति या बड़ी पार्टियों के नेता धन खर्च करके चुनाव को अपने पक्ष में करते हैं। मतदाता सूची में फर्जी नाम डाल देते हैं और असली नामों को गायब कर देते हैं। तो इन सब से कुछ खबरें सही होती हैं, परंतु सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें।
क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनाव धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये एक विचार करने योग्य बात है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। किसी पार्टी विशेष को कोई सहूलियत नहीं दी जाती या चुनाव में धांधलियों करने वालों को ऊपर नकेल कस दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। जो चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। जो धन बल का या जन बल का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ चुनाव आयोग कड़े फैसले लेने के लिए तत्पर रहता है, कड़े फैसले ले लेता है। चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, चुनाव आयोग इस पर विशेष ध्यान देता है। और हमारे भारत देश में चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने पाती। सभी व्यक्तियों को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। इसलिए भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। अगले प्रश्न पे आएंगे तो अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए। भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए। अब भारत में जैसा कि भारत में निर्वाचन कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? निर्वाचन आयोग। इस आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। अक्टूबर 1993 से 2 और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। अब ये निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बन गया। जब ये बना था तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों के लिए की जाती है। और 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो जाए वही मान लिया जाता है। प्रायः मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये स्वतंत्र संस्था होती है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रक्रिया के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। 1950 में सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए थे। भारत में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली बनाया गया था। निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकार एवं कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नंबरिंग डाल देंगे। संसद तथा राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची तैयार कराना। नंबर 2, विभिन्न चुनावों और उपचुनावों का पर्यवेक्षण करना। नंबर 3, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 4, विभिन्न चुनाव चिन्हों की एक सूची प्रसारित करना जो निर्दलीय उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सके। फिर अगला, अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के समुचित प्रसार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रयोग का समय निर्धारित करना। फिर छठा देखेंगे, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय रूप में मान्यता देना एवं उनके लिए चुनाव चिन्ह का निर्धारण करना। फिर 7वां देखेंगे, निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करना, जैसे नामांकन की तिथि, नामांकन वापस लेने की तिथि एवं मतदान की तिथि निश्चित करना। फिर अगला कार्य क्या है?
मतदान के लिए नियमों का निर्माण करना, आवश्यक संख्या में मतदान केंद्रों की स्थापना करना, पर्याप्त संख्या में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना, मतदान के परिणामों की घोषणा करना आदि कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है। फिर अगला, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के लिए एक आचार संहिता बनाना। अगला फिर नंबरिंग करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है या याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत चुनाव खर्च के लेखा जोखा का निरीक्षण करना। फिर अगला, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे गए निर्वाचन संबंधी विवादों तथा याचिकाओं का निपटारा करना आदि कार्य निर्वाचन आयोग का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य असीमित हैं, ज़्यादा हैं, और इन कार्यों को करने के लिए भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग है। अब अगले प्रश्न में है, भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी चुनौतियां हैं? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी चुनौतियां हैं? तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसको आप विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, लिखना चाहेंगे तो लिख भी पाएंगे, याद कर लेंगे, आपके दिमाग में सही सटीक उत्तर याद हो जाएगा, आप कंठस्थ कर लेंगे। बस आप ध्यानपूर्वक सेशन को 2-3 बार देखें। आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। और यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप 2-4 बार देखेंगे। जब आपको देखें कि आपको भूल रहा है तो आप से मोबाइल उठाएं, यूट्यूब पे जाएं और फिर से सेशन को देख लेंगे, आपकी याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं? तो भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का हम संक्षिप्त रूप से विवरण इस प्रकार कर रहे हैं। नंबर 1, राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो आपको अब हम सब की व्याख्या करेंगे तो सेशन बहुत बड़ा होगा। आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश करना। हम विभिन्न बिंदुओं को आपको बता रहे हैं, बिंदुओं पर इशारा भी कर रहे हैं कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों का गठन ठोस सिद्धांतों पर नहीं होता है। अनेक दल संकीर्ण सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करते हैं, नारेबाजों की संख्या बढ़ती जा रही, जनता को गुमराह करते हैं। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने चुनौतियां हैं। दूसरा हेडिंग डाल देंगे, अनुशासन का अभाव। राजनीतिक दलों के लोगों में अनुशासन की कमी भी एक भयंकर समस्या है। पार्टी के निर्णय की अवहेलना उसके सदस्यों द्वारा की जाती है। नेताओं में मारपीट कुर्सी में चलनी आम बात हो गई है। एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और संसद से सड़क तक एक दूसरे की बुराई करते हैं। फिर दल बदल। किसी भी राजनीतिक दल को अगर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ इलेक्शन के बाद तो प्रत्येक राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि वो सरकार का गठन करें और उसके लिए वो सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके दल परिवर्तन करने की कोशिश कराने की कोशिश करते हैं, दल बदल करवाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। फिर राजनीतिक दलों की भरमार। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में
राजनीतिक दलों की भरमार है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या तो थोड़ी कम है, यानी 7 हैं। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल 7 हैं, परंतु देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका है और ये क्षेत्रीय दल या ये छोटे दल जो राष्ट्रीय दल हैं उनके वोट काटने का काम करते हैं, कटुआ बनकर रह जाते हैं। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे खर्चीला चुनाव। आधुनिक युग में चुनाव खर्चीला हो गया है। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और अतः गरीब परंतु योग्य व्यक्ति चुनाव खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। लोगों में धन बांटना, सामान बांटना आम है। ये सब से गलत बात तो शराब बांटना है जो आम हो गया है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने एक चुनौती है। फिर बूथ छापामारी, वोटिंग चल रही है। धन बल, जनबल या गुंडागर्दी के बल पर जाकर बूथ पर कब्जा कर लेते हैं, वोटिंग को प्रभावित करते हैं। खून खराबा एवं गोलीकांड जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार चुनाव कराने वाले पदाधिकारी भी आहत हो जाते हैं। मताधिकार का दुरुपयोग करना। भारत में अनेक मतदाता मताधिकार का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं। देश में भूखमरी की समस्या इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त है कि धन खर्च करके ऐसे मतदाताओं का मत भी आसानी से खरीद लिया जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में अधिकांश लोग जाति, धर्म और अपने संकीर्ण स्वास्थ्य के आधार पर ही मतदान करते हैं। यही कारण है कि चुनाव परिणाम पहले से ही अपेक्षित होते हैं। जाति धर्म पर टिकट। अधिकतर राजनीतिक दल जाति धर्म के आधार पर ही टिकट देते हैं। केवल कुछ दल अपवाद हैं। बहुत से राजनीतिक दल तो पैसे लेकर टिकट बेचते हैं। बहुत राजनीतिक दल ये ध्यान में रखते हैं कि किस चुनाव क्षेत्र में किस जाति के लोग, किस धर्म के लोग, किस संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं, उसी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को उम्मीदवार बना देते हैं, टिकट दे देते हैं और वो जाके जातवाद, सांप्रदायिकतावाद, धार्मिकता का अंधविश्वास फैलाकर जनता को गुमराह करते हैं और चुनाव जीत लेते हैं। तो ये भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उस स्थान को मानचित्र में दर्शाइए जहां पर भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। तो दिल्ली कहाँ है? ये दिल्ली भाई, ये छोटा सा देखिए यहाँ पे निशान लगाएं और लिख लेंगे दिल्ली। समझ गए? पहले का ये आधा नंबर चिन्ह लगाने का है, आधा नंबर लिखने का है। पहले का उत्तर हुआ दिल्ली। दूसरा देखते हैं क्या है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ पर है? दूसरा प्रश्न, उस स्थान को मानचित्र में दर्शाइए। दूसरा प्रश्न देखें, उस स्थान को मानचित्र में दर्शाइए जहां पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र, बम्बई में। महाराष्ट्र ये है, यहाँ पे निशान लगाएं और यहाँ पे लिख दें बम्बई। समझ गए? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। मानचित्र में उस स्थान को दर्शाइए जहां पर उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और लखनऊ में यहाँ निशान लगाएंगे और लिखेंगे लखनऊ। आधा नंबर निशान लगाने का, आधा नंबर लिखने का, यानी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। उस स्थान को मानचित्र में दर्शाइए। वो अजूबा जहाँ है उस स्थान को मानचित्र में दर्शाना है। कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो आगरा में है तो निशान लगाएंगे और लिख देंगे आगरा। कोई जरूरी नहीं कि आगरा ताजमहल लिखें, आगरा। आपका उत्तर सही माना जाएगा।
अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ पर है, मानचित्र में दर्शाइए। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली ये है, आप यहाँ निशान लगाइए और लिख दीजिए दिल्ली। अगर प्रश्न नंबर भी डाल देते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी, और नहीं तो इतना ही काफ़ी है। तो चलिए, ये कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के पाठ 3 नागरिक शास्त्र के पाठ 3 का तीसरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले पाठ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।